हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी स्टेशन पे आप सभी का स्वागत है। मैं अपर्णा पांडे आज आप लोग इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगी। तो दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन देखते चलिए। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ऑप्शन ए है गाजी मलिक, ऑप्शन बी है मलिक काफूर और ऑप्शन सी है जफर खान और ऑप्शन डी है उबैब खान। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गाजी मलिक। गाजी मलिक। देखिए दोस्तों, इसके बारे में क्या बताया गया है। अलाउद्दीन के सेनापतियों में से गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया था तथा उसे मुल्तान तथा दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध विजय प्राप्त किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा। इसीलिए वह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्यों वह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि 29 बार उसने मंगलों के खिलाफ युद्ध किया और वो जीता और उन्हें भारत से खदेड़ दिया गया, इसीलिए उसे गाजी मलिक की उपाधि दी गई। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका नाम एक गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारे जाना लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। दोस्तों दिल्ली के सिंहासन पे यह राज किया है और इस वंश को तुगलक वंश कहते हैं और उसे कौन सा नाम दिया गया है? गाजी मलिक। और यह सुल्तान कब बना? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को यह सुल्तान बना। और इसने कितने बार मंगोलों पे विजय प्राप्त किया? तो 29 बार मंगोलों पर विजय प्राप्त किया था। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? जैसा कि दोस्तों आपको ऊपर बता दिया गया है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश के संस्थापक था। उसे गाजी मलिक की उपाधि दी गई थी क्योंकि उसने मंगोलों को 29 बार हराया था। इसीलिए किस सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तुगलक वंश हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं ईस्वी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी है रजिया बेगम। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। तो इसके बारे में देखिए क्या है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/5 से 1/3 भाग वसूल किए तथा सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। दोस्तों इस क्वेश्चन से हमेशा ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक कौन था जिन्होंने सिंचाई के लिए नहर खुदवाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो गयासुद्दीन तुगलक था जिसने सबसे पहले नहर खुदवाया था। और इसने भू राजस्व दर को कितने से कितने कर दिया था? 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया था। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो ऑप्शन ए है दोस्तों खिलजी वंश, ऑप्शन बी है लोदी वंश, ऑप्शन सी है दास वंश, ऑप्शन डी है तुगलक वंश। दोस्तों तो सबसे ज़्यादा अधिक समय तक भारत में दिल्ली पे राज करने वाला कौन सा वंश है? तुगलक वंश है। गुलाब वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया था। लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 तक शासन किया था। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया था। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिक समय तक कौन शासन किया था? तुगलक वंश ने शासन किया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इन विद्याओं में माहिर कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक।
देखिए तो दिल्ली की सुल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान व शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित, इमारत विज्ञान सहित अनेक विधाओं में भी निपुण था। चलिए दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। सही दोस्तों इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इसके बारे में पहले जान जाइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोई की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों की प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मीली की भूमि एवं लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया था। भूमि पर कृषि सुधार लाने और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा इस विभाग के नाम दीवान ए अमीर ए कोही। क्या नाम है? दीवाने अमीर ए कोही। किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस चीज़ के लिए? कृषि की उन्नति के लिए। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों याद रखिएगा किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीवाने कोही किससे संबंधित है? दीवाने कोही यानी पहला ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद तुगलक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए? ऑप्शन ए दौलताबाद, ऑप्शन बी कालिंजर, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी लाहौर। दोस्तों उसने अपना कहाँ ले गया? अपना दौलताबाद लेकर के गया अपनी राजधानी को। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी में ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए। बरनी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। ऑप्शन ए है फिरोज सुल्तान फिरोज तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मुबारक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी बहलोल लोदी और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दोस्तों सबसे पहले भारत में सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबल, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और बहलोल लोदी थी। इसका कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसने तांबे और मिश्रित के कांसे के सिक्के जारी किए थे, इसी को सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऑप्शन अगला है क्वेश्चन दोस्तों, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबल, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था? किसका राजस्व? अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों एकदम स्वतंत्र था। और इसको किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था इसके बारे में। अब कथन कारण है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही है परंतु उसका कारण क्या है? गलत है।
क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न मोरक्को की यात्री द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपने सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों के टोकन जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो फिर से कथन और कारण है जिस पे आपको विचार करना है। मोहम्मद तुगलक का प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही और आर सही की व्याख्या करता है, क्योंकि दोस्तों बर्नी मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं को विशेष रूप से लिखता है। दोआब में कर की वृद्धि, देवगिरी दौलताबाद की राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासन पर आक्रमण और कराचील की ओर अभियान। और सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना था दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, मूर देश की यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी है महमूद गजनवी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी तक मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 51 ईस्वी में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? इसे काजी युद्ध किया। और ये कहाँ का यात्री था? अफ्रीका का। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए फारस, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो मध्यकालीन यात्री या लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? अफगानिस्तान का निवासी था दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पीसीएस एग्जाम में पूछा भी, जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए सभी क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग आराम से चाहेंगे तो सभी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं और आप अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था? दोस्तों ये हमेशा पूछता है, हर जगह के एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है इब्न बतूता, ऑप्शन सी है फिरोज शाह, सुल्तान फिरोज शाह और ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बर्नी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इब्न बतूता। डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है? इब्न बतूता ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, वह दफन है पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नालंदा में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में जान जाइए। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में पूरी उड़ीसा में हुई, जिन्हें बाद में नालंदा बिहार में दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है, दोनों होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। यह प्रथम ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों सभी त्योहारों में भाग लिया और मुख्य त्योहारों में होली में भाग लिया था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा की मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी शेर शाह। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए थे और इसने ही क्या किया था, नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी और बेरोजगारी की समस्या हल करने का प्रयास किया। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेरोजगारों, दोस्तों ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि किसने किया था। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिर उसी ने सबसे पहले बेरोजगारों के लिए, उनकी भलाई के लिए, सबसे पहले उनको सहायतार्थ के लिए उसको मदद की थी। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, वह था इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन शाह, बहलोल लोदी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक। सबसे पहले दान दक्षिणा के बारे में किसने विभाग की स्थापना की? तो दिल्ली का जो सुल्तान था फिरोज तुगलक ने, उसी ने किया था। अब जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की भी व्यवस्था करता था। दोस्तों इसने बहुत ही अच्छा काम किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है फिरोज तुगलक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। दोस्तों इसके बारे में जान रही अच्छे से, क्योंकि हमेशा से इससे ज़रूर क्वेश्चन उठता है एग्जाम में। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। किसका? दीवाने अर्ज। बलबन ने अपनी सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था। नाम याद रखिएगा, इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। बलबन की सेना अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को है। घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन से नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी से शुरू की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की।
दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि किस विभाग की, दीवाने बंदगान की, क्योंकि ये हमेशा पूछता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने, बलबल ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण के विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग और जान जाइए उसने क्यों किया था ऐसा। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। उसने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आज़ादपुर तथा पंडुआ का नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवाने विराजत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। दोस्तों जान लीजिए फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहा है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। दोस्तों क्या नाम दिया था स्वीकृति के पश्चात? उसने हक-ए-सर्व नामक कर लगाता था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों जैसा कि ऊपर आपको इस विस्तार से इसके बारे में बताया गया था। हक-ए-सर्व अथवा सिंचाई पर लगने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक। याद रखिएगा दोस्तों, देखिए हमेशा पूछा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबल ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज ने इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी। अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। चलिए दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चंस आपको महत्वपूर्ण लगेंगे और आप इस पर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए गए? किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, शेरशाह सूरी ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक। इसने बागवानी में अपनी रुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए और उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आ ही गया है, तो लास्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, टोपरा एवं मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद गोरी ने, सिकंदर लोदी ने। किसने लाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं एवं कुलीन पुरुषों की भवनों की मरम्मत कराने तथा उन्हें पुनः निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा अब हरियाणा के यमुनानगर जिले में से दिल्ली लाया गया है। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या अखेट स्थान नामक पुनः स्थापित कराया गया। आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो जैसा कि ऊपर आपको बताया गया, फिरोजशाह तुगलक ने लाया था। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम अपना क्लास समाप्त करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आप नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।